तीसरा नुक्ता इस सिलसिले में वो यह है कि हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम कम होने के असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या है। तो जहाँ तक मैं अपने एरिया मोहल्ला और कटिहार किशनगंज और गांव देहात को देख के जो कुछ जमा कर पाया हूँ, जो इस नतीजे तक पहुँचा हूँ, वो ये है जो मैं एक एक करके बयान कर रहा हूँ। नंबर 1, इल्म की अहमियत को ना समझना। कहते क्या है कि कोई पढ़ लिया तो अच्छा है, ना नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये ऐसे ही है कि जो कोई कहे ठीक है, आँख है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी एक अंधा और जाहिल के बीच, अंधा और आँख वाले के बीच में कोई फ़र्क नहीं करता है, जबकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक अंधा एक जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल अंधा की तरह अंधा आदमी है। कहीं भी कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ बोलना है, लिखना है, तो वो कुछ नहीं उसको समझ में आता है, और उसको वो पढ़े हुए के दरमियान बराबर समझता है। तो इल्म की अहमियत ना समझना यही सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा सबब है हमारे अंदर जहालत फैलने की और इल्म के कम होने की। दूसरी वजह है नौकरी ना मिलने का बहाना करना, कि नौकरी नहीं मिलती है। तो ये भी समझिए, उसको कहते हैं उज़्र लंग। इसलिए कि जिस ज़माने में नौकरी मिलती थी, आज से 25-30 साल 40 साल पहले, उस ज़माने में भी कहाँ शेरशाहबादी पढ़े हुए थे। उस ज़माने में तो 8 क्लास और 10 क्लास के पास बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। कितने लोग पढ़े हुए थे। तो ये बिल्कुल उज़्र लंग है, गैर माकूल उज़्र है। और दूसरी बात है कि क्या आपके पढ़ने से पहले सरकार अपॉइंटमेंट लेटर लिख के दे देगा आपको, तब आप पढ़ने भेजेंगे बच्चे को, या पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी? पहले ही कहते हैं हमको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, या नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए नहीं पढ़ते हैं। आपको मालूम है पहले से कि आपका बेटे को या आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हर जगह नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो। प्राइवेट नौकरी में भी अब सरकारी नौकरी से ज़्यादा सैलरी मिलती है बहुत जगह पर, बहुत सी कंपनियों में। तो पहले ही यह कहना कि नौकरी नहीं मिलती है, तो नौकरी ये बहुत गलत मतलब रीज़न है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। नंबर 3 जो अहम वजह है वह है कि घर से करीब अच्छा इदारा ना होना। पढ़ाई के लिए घर से करीब कोई पढ़ने के लिए अच्छा इदारा ना हो, अच्छा स्कूल ना हो, अच्छा मदरसा ना हो, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और अच्छा इदारा क्यों नहीं होता है? वही पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना देने की वजह से। क्या नुकसान होता है अच्छा इदारा ना होने से? नंबर 1, आप अगर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप 5-6 साल के बच्चे को दूर रख नहीं सकते, 50, 20, 40 किलोमीटर दूर नहीं रख सकते हैं। तो क्या करते हैं फिर? आपका 5-6 साल का बच्चा 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10, 12 साल तक घर ही में रहता है, खेल कूद में वो ज़िंदगी गुजर जाती है। अब 12-13 साल में फिर आप किसी जगह पे उसको छोड़ने जाते हैं पढ़ने के लिए। जब 12-13 साल में छोड़ के आते हैं तो वो एडमिशन लेता है स्टैंडर्ड 1 में, हाँ, या स्टैंडर्ड 2 में। और जब स्टैंडर्ड 1-2 में एडमिशन लेता है 12-13 साल का, 14 साल का लड़का, तो वो देखता है कि मैं पढ़ते पढ़ते तो 30 साल का हो जाऊंगा। और उसके साथी लोग, दूसरे लोग बहुत से, वो पंजाब दिल्ली जाता है और बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद के गाना सुनता है। अब वो कहाँ रुक पाता है? वो फिर पढ़ाई छोड़ के चला जाता है। लोग कहते हैं पढ़ाई क्यों छोड़ता है बेटा? वो छोड़ने की वजह यही है कि आप जो पढ़ाई का जो ज़माना था उसका 5-6 साल से लेकर 12-13 साल का, वो ये 8-9 क्लास तक पहुंच जाता, उसको आपने बर्बाद किया। नंबर 1 नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर ठीक है आपका लड़का अगर पढ़ भी लिया, नहीं पढ़ने गया,
तो आप जो 5-6 साल से लेकर 12-13 साल, ये 7-8 साल का वक्फा आपने बर्बाद किया बच्चे को, वो बच्चा अब बड़े होने के बाद वो ज़माना गुजारना पड़ता है। तो समझिए 8-9 साल वो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो 800 साल बाद में अगर नौकरी करेगा या कोई काम करेगा, कितना रुपया कमाएगा वो आदमी? आपने वो रुपया क्या कर दिया? पूरा बर्बाद कर दिया घर में खेल कूद करने की वजह से। तीसरी खराबी उसमें ये लाजिम आती है घर के करीब अच्छा इदारा ना होने से, वो ये है कि आप बाहर किसी दूसरी जगह में रखेंगे तो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया महीना आपको खर्च करना पड़ेगा। अब एक बच्चे पे वो खर्च करेंगे, 2-3 बच्चे पे, है कि नहीं? वो भी कोई खर्च कर पाता है, कोई वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए पढ़ाता ही नहीं। अगर आपके घर के आसपास में होगा इदारा, जो बच्चा घर से गया और पढ़ के आ गया, तो वो आप 200, 300, 400, 500 रुपये महीने में आप बच्चे को पढ़ा लेंगे। घर का खाना खाते हुए भी पढ़ लेगा, है कि नहीं? तो उससे जितने पैसे में आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे, उतने पैसे में 5000, 6000 में आपका 5-6 बच्चा पढ़ लेगा। तो ये नुकसान, ये आपको फ़ायदा हो जाता है। और तालीम जो है, आप बाहर भेज के 100% तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, 100% बच्चे को तालीम नहीं दी जा सकती है। लेकिन करीब में अच्छा इदारा रखेंगे, खोलेंगे प्राइवेट का, तो उसमें 100% तालीम देना मुमकिन है। और 100% का टारगेट करेंगे तो 50%, 60, 70% तालीम हासिल हो ही जाएगी। और करीब में जब बच्चा 5-6 क्लास तक पढ़ लेता है, तो फिर दूर कहीं भी जाता है तो वो आसानी से बहुत जल्दी मैट्रिक कर लेता है या 10 क्लास के बराबर पढ़ लेता है, मौलवी का करीब हो जाता है, और फिर वो 20-22 साल तक अपने काम के लायक हो जाता है, आगे जो चाहे करे। तो ये उसके नुकसान अच्छे करीब। अच्छा इदारा होता क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि यानी इल्म की अहमियत ना होने की वजह से, ना समझने की वजह से पैसा ही खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर एक करीब में 200-300 बच्चा किसी भी जगहों में मिल जाए, तो 300 बच्चा अगर 300 करके लेता है आदमी के पास, तो 90,000 रुपया महीना होगा। और 90,000 रुपये महीने में एक छोटा सा स्कूल या मदरसा आराम से चलेगा। लेकिन गांव के लोग जो हैं वो बदमाश होते हैं कि वो 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया भी नहीं देते, और क्या कहते हैं कि मकतब में बच्चे को भेजते हैं, वो 50 रुपये में पूरा महीना पढ़ाते हैं 4-5 बच्चे को, या 2 किलो 4 किलो चावल देता है और उसी में 10 बच्चे को पूरा महीना पढ़ाता है। उसका नुकसान क्या होता है कि वो मकतब में बच्चा 5-6 साल की उम्र से जाना शुरू करता है, 15-16 साल, 8-10 साल की उम्र तक पढ़ते रहता है, 8-10 साल तक पढ़ते रहता है, और वो कुरान भी ख़त्म नहीं कर पाता है, ना उर्दू लिख पाता है, ना हिंदी लिख पाता है, ना कुछ सीख पाता है, और कहते हैं कि हमारा बेटा इतना दिन पढ़ा और इतना दिन पढ़ा। तो ये आप नुकसान खुद करते हैं, और उसका नुकसान को आप समझते नहीं हैं। तो इसलिए तमाम लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि जहाँ भी आप 10-20 घर, 50 घर जहाँ भी हैं, वहाँ पे 100-150 बच्चे होंगे। 100-150 बच्चों के लिए एक मस्जिद जो भी है, उसी मस्जिद में 2 टीचर, 3 टीचर रख करके 2-3 घंटा के लिए उसको पढ़ाने के लिए मुकर्रर करें। और जितने भी सब्जेक्ट होना चाहिए इब्तदाइया में, मुख्तसर तौर पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, सब पढ़ाए, एक सब्जेक्ट करके जो कॉन्वेंट में पढ़ाई जाती है उस तरह पढ़ाइए, तो आपके बच्चे घर ही में बहुत तालीम हासिल कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपको आगे पढ़ाने में परेशानी नहीं होगी। एक खराबी और है जो करीब में इदारा ना होने का, वो ये है कि बच्चे को जब आप बाहर भेजते हैं तो स्टैंडर्ड वर्ड से पैसा खर्च करना शुरू करते हैं, और 10 साल तक पढ़ाते हुए आदमी थक जाता है और कहता है कितना पढ़ाएंगे, छोड़ो बेटा अब बहुत हो गया। हालांकि अगर आप 8-9 क्लास में उसको बाहर भेजेंगे तो वो ग्रेजुएशन कर लेगा उतने पैसे में। तो ये भी खराबी लाजिम आती है। हमारे यहाँ इल्म की कमी की एक अहम वजह और यह है कि जल्दी आमदनी की लालच। क्या है कि अगर बेटा को पढ़ाएंगे, कब पढ़ेगा, कब नौकरी मिलेगी, तब आमदनी मिलेगी। अभी कश्मीर भेजा, देखो पैसा भेज दिया 15-20 दिन में, 1 महीने में। या इसी तरह
बोलेंगे कि ये मोहल्ला लोग कितना कमाते हैं, देखो मेरा बेटा पंजाब दिल्ली जाता है, महीने में 30,000 40,000 लेके आता है। लेकिन ये गौर कीजिए आप लोग, आप तमाम मुआशरे में, कि देखिए जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और जो मजदूरी करता है, वो एक तो ज़िंदगी उसकी कैसी है, उसके बच्चों की ज़िंदगी कैसी है, उसके बीवी बच्चों की रहन सहन कैसा है वो देखिए। दूसरी बात कि उनमें तरक्की नहीं है मुनज़्ज़म तरीके से, कुछ दिन हो गया बाद में फिर परेशानी आ गई, और ज़िंदगी में मनसूबाबंदी ना करने की वजह से वो रुपया जहाँ खर्च करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पूरी ज़िंदगी वो परेशानी ही में रहते हैं। तो इसीलिए जल्दी आमदनी की चक्कर में बच्चों को काम में लगाना और पढ़ाई ना कराना, ये भी बहुत नुकसानदेह है, जिससे हमको बचने की ज़रूरत है। पांचवा नुक्ता इस सिलसिले में है कि पढ़ाई पर खर्च करने को बोझ समझना। अब समझते हैं हमने पैसा बर्बाद कर दिया, ये भी बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा सबब है हमारे यहाँ, कि हालांकि पढ़ाई पे खर्च करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? आप एक बेटे की ज़िंदगी बना रहे हैं, एक बेटे की को आप संवार रहे हैं, आप औलाद को, बेटा नहीं सिर्फ बेटी नहीं, सिर्फ बेटा ही नहीं, औलाद को आप संवार रहे हैं, उसकी मुस्तकबिल आप तैयार कर रहे हैं। आप ज़मीन खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें काम करना पड़ेगा, कभी फसल होगा नहीं होगा, आपकी औलाद पढ़ेगी, वो अपनी ज़िंदगी खुद तय कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद रास्ता समझ लेंगे। 6 नंबर नुक्ता है इस सिलसिले में कि बहुत से लोग कम उम्र ही में बूढ़ा हो जाता है, 30-35 साल में बूढ़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर बूढ़ा होने का मतलब यह है कि 15-16 साल में शादी करता है और उसका लड़का हो गया समझ लो 15 साल का, तो अब बेटे को सब कुछ सौंप देता है और वो जेब में हाथ डाल के इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। अब बड़ा बेटा सब कुछ संभालना शुरू कर देता है और तमाम छोटे भाई को काम में लगा देता है। उसका नुकसान क्या होता है कि ये आदमी जब बूढ़ा होता है 55-60 साल का, तब उसके पोते हो जाते हैं और बेटे लोग सब अलग हो जाते हैं, फिर ये परेशानी में पड़ जाता है। तो ये 35 साल में बूढ़ा होने वाला फिर